गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 16 अगस्त है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उस पर हम लोग नज़र डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। साथ ही साथ आप युक्ति है इसका ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, जिसमें आपको बहुत से फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल कराया जा रहा है। आपको करंट अफेयर सीरीज और जो टारगेटेड एमसीक्यू सीरीज चलाए जा रहे हैं, समाधान सीरीज, उसके आपको कुछ पॉइंट्स आपको वहाँ पर दिए जाएंगे फ्री, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, और भी चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, बीपीएससी और यूपी पीसीएस, उसका भी लाभ लीजिए। आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसका भी लाभ लीजिए। तो बहुत से पैकेज आपको अवेलेबल कराए गए हैं बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर। तो आप उसका लाभ लेने के लिए युक्ति आई इसको जरूर डाउनलोड कीजिए, या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktis.in पर, तो आप वहाँ से भी हमें ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे बात की जा रही है 77वें जो स्वतंत्रता दिवस पर। ये हम लोग क्या बात किए हैं, भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा 140 करोड़ देशवासियों को बताया अपना परिवार, और भी बहुत सी बातें परिचर्चा की गई। और आप लोग सभी लोगों ने भाषण इनका सुना होगा, और सुनना भी चाहिए। एक एस्पिरेंट के तौर पर आपको सुनना चाहिए कि कैसे भारत की नीतियाँ आने वाले 5 वर्षों के लिए, आने वाले समय के लिए हम, या भविष्यगत नीतियाँ, लक्ष्यगत नीतियाँ कैसे तय कर रहे हैं, किस दिशा में हमारा भारत बढ़ेगा, हमारा आज़ादी के अमृत वर्षों काल में हम किन किन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे, साथ ही हम बढ़ती जनसंख्या को कैसे एक एसेट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो बातें की गई हैं, आप वहाँ से चीज़ों को लाइव समझ सकते थे। तो सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने सुना होगा। जिन लोगों के द्वारा यह भाषण सुना गया, कमेंट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैंने भाषण ज़रूर सुना है सर। तो ध्यान रखिएगा, इस घोषणा में पीएम जी के द्वारा क्या बोला गया है कि बढ़ई लोहार और जैसे कामगारों के लिए शुरुआत की गई विश्वकर्मा योजना, जिस पर पहले भी चर्चा की गई है, विश्वकर्मा योजना आने वाली थी, तो विश्वकर्मा योजना, इस पर हम लोग चर्चा परिचर्चा फिर करेंगे। ध्यान रखिएगा, जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाएगी, अच्छा 15,000 और भी ऐड किए जाएंगे। तो क्या होता है कि जन औषधि केंद्र जहाँ पर जेनरिक दवाएं दी जाती है और कम दरों पर दवाएं दी जाती है, तो जिससे गरीब और वंचित वर्गों को लाभ मिलता है, साथ ही साथ मध्यम वर्ग भी इससे लाभान्वित होता है। तो एक बड़े व्यापक तौर पर यह स्वास्थ्य जो केंद्र है, जन औषधि केंद्र जहाँ दवाएं दी जाती है, वो आय, लोगों की आय बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका करता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो परिवार है, भारतीय परिवार है, उसका 20 से 25% उसके कुल आय का केवल दवाओं में खर्च, स्वास्थ्य संबंधित खर्च में चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कहीं न कहीं इन लोगों के आय बचत करने में यह जन औषधि केंद्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा ड्रोन के संचालन और मरम्मत का प्रशिक्षण। देखिए, एक बेहतर कदम उठाया जा रहा है। अगर ये कदम सफल होता है तो महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला के आय में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण आपको मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर हम महिलाओं को ड्रोन, जो डिमांड्स बढ़ेंगे आने वाले समय में, ड्रोन की तकनीकी प्रयोग हम हर क्षेत्र में कर सकते हैं, हर रूप में कर सकते हैं। जहाँ अगर हम ड्रोन, जहाँ मानव नहीं पहुँच सकता, वहाँ ड्रोन के हम संचालन को स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए ड्रोन का डिमांड बढ़ेगा, तो उसके संचालन और मरम्मत के प्रशिक्षण महिलाओं को अगर दिया जाता है, ग्रामीण महिलाओं को, तो ग्रामीण महिला सशक्त होंगी। महिला सशक्त भारत का निर्माण कर सकती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ ग्रामीण महिला के सशक्तिकरण की 2 करोड़ लखपति दीदी बनाए जाएंगे। तो यह भी एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर आएगा, जहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। शहरों में मकान बनाने के लिए बैंक से ऋण पर ब्याज दी जाएगी राहत। अब बैंक ऋण कम होगा तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम कर, लोगों की आय बचेगी। देखिए, जितना आय हम बचा सकेंगे उतना निवेश की साधन हम बढ़ा सकें। मैंने आप लोग को एक सर्किल बताया था, जितना लोगों के हाथ में पैसा होगा, मार्केट किसी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर वो मार्केट में ही क्या होता है, बिल्ड किया जाता है, मार्केट में ही निवेश किया जाता है। मार्केट में जितना निवेश होगा, डिमांड्स उतना आपको पूर्ति करने के लिए संसाधन विकसित किए जाएंगे। और साथ ही साथ जब ये चक्रीय होगा तो ये सर्किल तौर पर यह कार्य करता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, निवेश, आय और बचत, आय बचत का सीधा सा सिंपल होता है बाजारों में निवेश करने से।
हम बाजार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से निवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सर्कुलेशन बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। और ध्यान रखें, अगले 5 वर्षों के 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होगा देश। तो अगले 5 वर्ष हम लोग टारगेटेड हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर हम लोग शामिल होंगे। और ध्यान रखिएगा, ये सब आंकड़े आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे तरीके से करके जाना है, कवर करना है। महंगाई पर नियंत्रित करने के लिए भरकस प्रयास किए जा रहे हैं और भी आगे प्रयास किए जाएंगे। हालांकि देखिए, नेगेटिव लोगों के लिए हमेशा नेगेटिव पक्ष ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, आप एस्पेरेंट है, कुछ पॉजिटिव बातों को रखना है, कुछ नेगेटिव बातों को रखना है, और इस बीच के संतुलन को स्थापित करना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने आप लोग को चेक एंड बैलेंस और थ्योरी के लिए क्या बताया था, कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखना, जिसमें सरकार के उन कार्यों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए आंकड़ों पर बल देना। आंकड़े क्या कह रहे हैं, आंकड़े किस रूप से, जब महंगाई और मुद्रास्फीति की बात करती, मैंने कल एक किसी यूट्यूब चैनल की वीडियो देख रहा था, एनएस आ गया, तो उसमें देखा कि महंगाई पर ऐसी बातें कर रहा था कि देश में इसके अलावा कोई समस्या है ही नहीं, है ना। लोगों के पास टमाटर अगर 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो हो गया है, तो यह देश की सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है ना, सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं यह उनसे पूछना चाहता हूँ, या आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या लोगों की आय में वृद्धि नहीं हुई है? जो पहले आय हुआ करती थी 100 रुपया दिहाड़ी, 125 रुपया दिहाड़ी मजदूरों का, 150 रुपया, 225 रुपया दिहाड़ी, आज वो दिहाड़ी अर्थात दिन का जो कार्य करने का होता है, 350 होता है, 400 होता है, 425 होता है। तो सोच के देखिए, कोई व्यक्ति की आय में जब इतना सृजन हुआ है, तो खर्च भी तो वृद्धि होगी ना। जब याद हो, आपके जो पापा जी पिताश्री होंगे या दादाश्री होंगे, उनकी वेतन कितनी शुरू हुई थी, अगर सरकारी जॉब में होंगे, तो बहुत लोगों के 149 रुपया, 129 रुपया। खुद मेरे फादर की जब जॉब लगी थी, उस समय उनकी वेतन 281 रुपया थी, और वो जब रिटायर किए तो 80,000 के रिटायरमेंट के बाद उनका रिटायर हुआ। तो यह देखिएगा, स्थिति समझने का प्रयास कीजिएगा। लोगों के आय में वृद्धि होगी तो बाजार में मूल्यों की भी वृद्धि होगी, ठीक है ना। सिंपल सा लॉजिक फंडा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर बात है कि अचानक 200 रुपये टमाटर हो जाने से हम देश की अर्थव्यवस्था को नहीं क्या कर सकते, कमजोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। मुद्रास्फीति किसी देश की बढ़ सकती है, घट सकती है, डिमांड्स और सप्लाई के आधार पर। हालांकि पाकिस्तान का भी 333% मुद्रास्फीति, तो क्या वो पाकिस्तान कभी खड़ा नहीं हो पाएगा फिर से पुनः? बिल्कुल खड़ा होगा, नीतिगत फैसले वो बेहतर ले पाएगा तो वो खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब देश की अर्थव्यवस्था कमजोर है, न कि शासन व्यवस्था की व्यवस्थाओं को लेकर मुद्रास्फीति बढ़ी है, उसको हम कारक मान सकते हैं। मुद्रास्फीति बिल्कुल एक कारक हो सकता है, तो एकमात्र कारक इसे हम नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे हम बात करेंगे। कुछ बातों को इनके द्वारा रखा गया है कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण जैसी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, नकारने की कोशिश किया जा रहा है। ये सब बातें लगातार हम लोग करते रहे हैं भी। आप लोग भी मुझे यह बताइएगा, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण देश को कैसे खोखला कर रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस सब पर मैं लगातार आपको मैं बता चुका हूँ, तो ध्यान रखिए, मेरे जो स्टूडेंट हैं उनका ये सब चीज़ों पर कमांड हो चुका होगा, मुझे उम्मीद है। अब उसके बाद 2024 में फिर आएंगे सरकार, तो अगले लाल किला प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। तो इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चुनावी घोषणा का बिगुल भी फूंक दिया गया है, क्योंकि ये लास्ट ईयर है। तो 24 के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीज़ें हैं जनता जनार्दन इसका निर्णय करेगी, पर इनके द्वारा प्राचीन प्राचीर से घोषणा कर दी गई है। 2047 तक विकसित भारत निर्माण का संकल्प दोहराते हुए कहा कि मोदी की गारंटी है, पीएम ने सस्ती 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के तौर पर उभरेगा। यह मोदी की गारंटी, इनके द्वारा यह बातें की गई है। और भी जो बातें मैंने आप लोगों को बताया कि जो सेगमेंट में किस कौन कौन सी योजना लागू की जाएगी, उसके बारे में चर्चा की गई है। अब एक चीज़ सबसे देश का विडंबना कही या देश की लोकतंत्र का या खुला मजाक कहिए कि देश हित से बड़ा लोगों के जो विरोध का आधार है वो बन गया है। यह पुनः चिंतनीय योग्य स्थिति को जन्म देता है, जहां पर केजरीवाल को छोड़कर इंडिया के गठबंधन के जितने भी सदस्य नेता मौजूद नहीं थे स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर। यह चिंता का विषय उभर कर सामने आ रहा है।
और देखिएगा कुछ दिन के बाद इस पर चिंतन करने के लिए विभिन्न मंचों का प्रयोग किया जाएगा। आपके विरोध कितने भी हों, किसी भी रूप में हो, किस हद पर हो, किस स्तर पर, वो मायने नहीं रखता। इस प्रकार के समारोह में, जब स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है या गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है या इस प्रकार के राष्ट्रीय उत्सव मनाए जा रहे हैं, जहाँ पर हमें अपने विवादों को साइड में रखकर देश के सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए था। मैं पुरजोर इसका विरोध करता हूँ। आप लोग अपने अपने नज़रिए से इसको देख सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा, आपसे इंटरव्यू में अगर हालिया इंटरव्यू किसी के होने वाला है तो आपको यहाँ से ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे इंटरव्यू में कि इस प्रकार की घटना क्या भारत के कमज़ोर होते हुए लोकतंत्र का परिचायक है। तो आपको इसके लिए काउंटर के तौर पर आपके विचार होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, यह इंडिया जो कॉन्सेप्ट दे देने से आपके वैचारिक विरोध के कारण कुछ भी हो सकते हैं, मैं उसे सपोर्ट करता हूँ और होना भी चाहिए। लोकतंत्र में अपने अपने विचार का समर्थक होना चाहिए लोगों का। पर राष्ट्रीय दिवस जब मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय किसी प्रकार का दिवस हो, राष्ट्रीय जो ऑथेंटिक दिवस है, जैसे गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, महात्मा गांधी का उत्सव है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार के उत्सवों पर लोगों को है ना, जो भी पार्टियां हैं उनको साथ होना, खड़ा होना चाहिए। अब है कि इस पर क्या क्या, पहली पंक्ति में जो मला के जो खड़गे थे उनकी कुर्सी खाली थी और इस प्रकार बहुत से खालिया था। मैं भी कल देख रहा था लोग कहाँ थे, मैं समझ नहीं पाया शुरुआती दौर में कि सभी लोग आए नहीं। पेपर जब पढ़ा तो मुझे समझ में आया तो कोई नहीं आया था। तो रीजन यहाँ समझ में आता है कि क्या पार्टी से बढ़कर कोई देश हो गया है? पार्टी से बढ़कर कोई देश से सॉरी, देश से बढ़कर कोई पार्टी हो गया है? देश से बढ़कर कोई पार्टी है? या देश से बढ़कर कोई विचारधारा हो सकती है आपकी विरोधी विचारधारा? सोचने और कंपनी, इसी के लिए विरोध के जितने भी स्वर उठ रहे हैं, इसे समझने की दौर है। तो आप और आपके निर्णय आपको डिसाइड करने हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको इसके बारे में क्या राय आपकी है। अगले 5 वर्ष तक विकास के दौर पर हम लोग चलेंगे, बात की गई है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफ़र की बात की गई, वादा किया गया था। तो विश्व के वो भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा वादा किया गया था 2014 में। तो जिसे उनको उनके द्वारा बताया गया 2 कार्यकाल के द्वारा हमने ये 3 कॉन्सेप्ट ज़रूर लाए हैं। और आप मुझे स्वयं बताइएगा क्या इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको नज़र आते हैं? मैंने कल आपको जो चीज़ें पहले कभी बताया था कि भारत किस दिशा में काम कर रहा है। देखिए, भारत अपने रिफ़ॉर्म के दौर से गुज़र रहा है, अपने परफ़ॉर्म के दौर से गुज़र रहा है और अपने ट्रांसफ़ॉर्मर के दौर से गुज़र रहा है। ट्रांसफ़ॉर्म कर रहा है, खुद में बदलाव ला रहा है। तो आने वाला जो 47 का दौर है, 2047 का जो दौर रहेगा, वो एक लैंडमार्क के तौर पर स्थापित होगा। मैं लगातार ये बातें आपसे कहता रहा हूँ कि 2047 तक हम अगर अपने लैंडमार्क को क्रॉस करते हैं ना, तो हम जल्द ही उन विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में रहेंगे जहां पर हम मौलिक अधिकार पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और हमें विश्व नेतृत्व मिलने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए हम इन सब चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए, केस स्टडी आपके लिए एक आ गया। बिहार में जो जो कानून व्यवस्था का नंगी नाच चल रहा है, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने एक एक स्टडी कुछ दिन पहले ही बताया था, लगता है 15 में भी 15 दिन पहले, जहाँ पर बिहार में कानून व्यवस्था की कैसी धज्जियां उड़ाई जा रही, इससे जीता जागता एग्जाम्पल नहीं हो सकता। कोई कोई भी अपराधी का इतना इतना खुद में साहस कैसे हो सकता है कि किसी दरोगे का वो गोली मार कर हत्या कर दे। तो यह चिंतनीय का विषय है। केस स्टडी के तौर पर राज्य सरकार को, पुलिस महकमा को सोचना चाहिए। केवल जांच और पकड़ धकड़ करने से कुछ होने वाला नहीं है। स्थितियां मैं कुछ दिन पहले ही बताया था, जो लास्ट टॉपिक जब केस स्टडी बिहार के कानून व्यवस्था पर किया था, वहाँ पर मैंने बताया था कि अभी बिहार एक ऐसे फेज पर है जहाँ पर आप अगर अपराधियों को कंट्रोल नहीं करते हैं तो पुनः वो जंगल राज्य की ओर बढ़ेगा, जो जंगल राज पुनः पहले हुआ करता था, जो नीतीश कुमार जी के द्वारा बहुत ही कोशिश करके संतुलित किया गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वर्तमान सरकार इसके लिए जवाबदेह है। यह फेज जो है ना, टर्निंग फेज, वह पुनः वापसी ना आ जाए, इसके लिए आपको नियंत्रण के तंत्र विकसित करने होंगे और खुली चुनौती जो दी जा रही है उसको सीधे तौर पर उसे रोकने का व्यवस्था करना चाहिए। अब सोच के देखिएगा, कोई मवेशी चोरी अगर कर रहा है और उसे पकड़ने के लिए कोई दरोगा नंद किशोर यादव जी जा रहे हैं पुलिस टीम के साथ, और चोरी
मवेशी चोरी उसे गोली मार दे रहे हैं और वो शहीद हो जा रहे हैं कार्य के दौरान। तो देखिए कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, हम लोग कहाँ कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं अपने शासन व्यवस्था, शासन प्रशासन के क्रियान्वयन में। क्या हम अपराधियों की इतनी खुली छूट दे सकते हैं? राजनीति में अपराधीकरण का जो स्वरूप बिहार में देखने को मिलता है, क्या वो इस स्तर पर पहुँच गया है कि वो शासन प्रशासन को खुली चुनौती दे दे? कहीं न कहीं यह राजनीतिक तौर पर जुड़ा हुआ व्यक्ति है या मेन माइंडेड क्राइम जो करता है, जो वो है? तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, केस स्टडी में चीज़ें आपको समझ में आएगी। एक केस स्टडी और भी बेहतर है, एक जहाँ नेगेटिव था, एक पॉजिटिव केस स्टडी आपके लिए है। 33 वर्ष बाद स्वतंत्रता दिवस मनाया गया श्रीनगर में इस प्रकार से खुले तौर पर। तो मैं इसके अंदर की बातें तो नहीं बोलूँगा, बस इतना बोलूँगा, अगर शासन प्रशासन अगर किसी नियम कानून को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करता है, उसका परिणाम ऐसे ही होते हैं। जहाँ कभी कोई राज्य अलगाववाद, पत्थरवाद, हिंसावाद से जुड़ा हुआ था, आज़ादी के क्रम वहाँ गूंजे करते थे, सेनाओं पर पत्थर चलाए जाते थे, वो आज उत्सव मना रहा है स्वतंत्रता दिवस में खुले तौर पर। और मैं कल एक वीडियो देखा था जहाँ पर देखिए, जिस वर्ग को हमेशा क्या किया जाता था, टारगेट किया जाता था, बोला जाता था मुस्लिम वर्ग के द्वारा इस प्रकार से चीज़ें की जाती है। तो मैं उस दौर में भी बोला था कि सभी मुस्लिम इस प्रकार के गतिविधियों में नहीं शामिल है। कुछ मुस्लिम जो हीन मानसिकता से भरे पड़े हैं, क्रिमिनल मानसिकता से भरे पड़े हैं, जिसमें धार्मिक उन्माद इतना है कि वो उनको विश्व में कुछ और दिखता ही नहीं है। वैसे मुस्लिम को टारगेट करके पूरा मुस्लिम समुदाय को प्रभावित नहीं किया, चिन्हित नहीं किया जा सकता। मैंने पहले भी बोला, कल मैंने एक वीडियो देखा जम्मू कश्मीर को, मैंने इसी सब को वॉच कर रहा था कल, कुछ चीज़ों को जहाँ पर शासन प्रशासन की चीज़ों से हम बेहतर कुछ कर सकते हैं। तो मुस्लिम वर्ग के लोग जम्मू कश्मीर का स्टेडियम जहाँ स्वतंत्रता दिवस के समारोह मनाए जा रहे थे राज्य स्तरीय पर तौर पर, वहाँ पर मुस्लिम परिवार के लोगों की भागीदारी बढ़ी है। और यह देखिए क्या होता है कि जैसे ही सिस्टम में जो जिसे चिन्हित किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, उनका सहयोग बढ़ता है, तो शासन प्रशासन पर विश्वास बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा, यह कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर के टर्निंग फेज को लेकर आएगा। जब शासन प्रशासन 370 को हटाया है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें आई थी, पॉजिटिव और नेगेटिव बातें जो दोनों आई थी, जनता जब तक इसका समर्थन नहीं करेगा तब तक यह सरकार की नीतियों को बेहतर प्रबंधन नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी खुली परमिशन मिल चुकी है, इसका जनता जनार्दन से क्या हुआ, सपोर्ट मिल चुका है। नहीं तो ऐसे उल्लास थोड़ी मिलते। उल्लास मनाने के लिए व्यक्तियों पर दबाव तो नहीं बनाया जा सकता है ना। हम रैली में रहता तो सभी को 500-500 रुपया, 1000-1000 रुपया दे के बुला सकते थे। तो यहाँ पर उल्लास मनाया जा रहा है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपना राष्ट्रीय गान गा रहे हैं, अपने अपने तरीके से लोग क्या कर रहे हैं, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह जनता जनार्दन जो जम्मू कश्मीर का, उसका 370 को मुहर लगी है कल। ऐसे पहले भी बहुत जगह मोहर देखने को मिली थी कि जम्मू कश्मीर की जनता उसे सपोर्ट कर रही है, पर कल खुली तौर पर जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भागीदारी हर वर्ग को देखने को मिला, और जाके उसमें इस चीज़ को पुख्ता सबूत मिल गया। अब शासन प्रशासन को जो कार्य कर रहा है जम्मू कश्मीर से और भी बेहतर बेहतर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसे हम लोग इस तरीके से केस स्टडी देख सकते हैं कि बेहतर शासन प्रशासन किया जा सकता है तो बेहतर रिजल्ट भी हमें मिल सकता है। चलिए आगे हम बात करेंगे, नीचे आ जाएंगे आगे। देखिए पीटी फैक्ट के तौर पर इसे याद रखिएगा, 100 साल पुराने अलाई दरवाजा का होगा क्या संरक्षण का कार्य होगा। तो अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया, सब कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया है, यह किस कुतुब मीनार परिसर में है, महरौली स्थित कुतुब मीनार परिसर में है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। ये सब पीटी फैक्ट आप लोग इसे देख लीजिएगा अलाई दरवाजा के संदर्भ में, इसकी क्या ऐतिहासिक व्याख्या है, ऐतिहासिक साक्ष्य किस रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, पीटी फैक्ट के तौर पर आपके यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। चलिए, लाल किले के प्राचीर से मोदी ने 2014 से 22 तक भाषणों पर एक नज़र देखते हैं। आपको यह की नोट्स लिख लेना है जिसमें योजनाओं की चर्चा की गई है, उन योजनाओं को चर्चा वर्ष वाइज लिख लेना है। आज जो 24 का जो हुआ है, सॉरी 2023 का जो हुआ है, मैं उस पर की नोट्स आपको अवेलेबल कराऊंगा आज।
इवनिंग में आपको अपलोड हो जाएगा, उसे देख लीजिएगा आप लोग। बाकी आपको क्या करना है, बाकी आपको यहाँ से देख लेना है कि कौन कौन सी योजनाएं प्रत्येक वर्ष चर्चा परिचर्चा की गई थी। ये की नोट्स बनाकर आपको इसका ग्रुप में शेयर कर देना है, ताकि मैं भी देख सकूं कितने लोग एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। बहुत सी योजनाओं की चर्चा आपको इससे देखने को मिल जाएगी, समझने को मिल जाएगी कि सरकार प्रत्येक वर्ष कौन कौन सी योजनाओं को लेकर आए थे और उसका क्रियान्वयन कैसे किया जाता है। और इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं का नाम आप बता सकते हैं, तो यहाँ से आपको एक सेगमेंट के तौर पर मिल जाएगा, तो इसे आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बाकी चीज़ें हम लोग आगे बात करेंगे। तीसरा स्टार्टअप बना है, तो इस पर चर्चा परिचर्चा पहले पेज में ही हो चुका है, तो इसे देख लीजिएगा। युवाओं को लेकर 89,000 30 अप्रैल 2023 तक आपको 98,119 संस्थाओं के द्वारा स्टार्टअप की मान्यता दी गई थी। ये सब चीज़ें थोड़ा सा एक्टिव मोड में आपको समझने की ज़रूरत है। हम क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आए हैं, ये सब बातें की गई। स्टार्टअप के लिए फंड्स स्टार्टअप इंडिया सीड एंड फंड्स स्कीम भी लेकर आई गई, जिस पर मैं पहले भी चर्चा किया हूँ, जिसमें एक जो स्टार्टअप के लिए जो शुरुआती दौर में जो एसेट निर्माण करने के जो पूंजीगत फंड दिया जाता था, उसके लिए योजना की चर्चा की जा रही है। तो ये सब चीज़ें आपको सरकार के द्वारा की जा रही है, जो रेखांकित किया गया भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। इसे आप लोग देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, एट होम कार्यक्रम मनाया गया पीटी फैक्ट के तौर पर, इसे याद रखिएगा। किस दिवस को मनाया गया, तो स्वतंत्रता दिवस को बनाया गया। इसे आप लोग क्या कीजिएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीएम ने राष्ट्रगान पर रिकी केज की प्रस्तुति पर सराहना की है, तो यह भी पीटी फैक्ट के तौर पर आपको पूछा जा सकता है, जहां पर यह पूछा जा सकता है 3 बार जो ग्रैमी अवार्ड से जो विजेता है रिकी केज, राष्ट्रगान के संदर्भ में प्रश्न पूछ सकता है। किस एंथम के द्वारा गाया, किसके द्वारा यह एंथम राष्ट्रगान गाया गया, किस ऑर्केस्ट्रा सदस्य के द्वारा गया। तो देखिए लंदन के एबी रोड स्थित है 100 सदस्यीय रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के द्वारा यह राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया है। सबसे बड़ा यह ऑर्केस्ट्रा माना जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। और इनका वीडियो दैनिक जागरण पर है ना दिया हुआ है, तो आपको समय मिले तो जरूर इनके रेकी पेज के बारे में सुनिएगा कि उनके सफ़र क्या रहे हैं, उनको ग्रैमी अवार्ड के संदर्भ में क्या क्या कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा, वर्तमान में उनकी इच्छा क्या है। उनके द्वारा यह बोला गया है कि अगर मुझे संसद के पटल पर राष्ट्रगान गाने के लिए बोला जाएगा, सब कुछ छोड़कर आएंगे, तो देशभक्ति के स्वरूप में इनके वैचारिक मत को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये सब वीडियो आपको अवेलेबल है, तो जाके आप जरूर देख सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे, चलिए नीचे आ जाएंगे, आर्टिकल में अब आएंगे हम लोग। अब एक पीटी फैक्ट के तौर पर इसे भी देखिएगा, नहीं रहे सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वरी पाठक, वैशाली जिले के ये थे, बिहार के वैशाली जिले के। तो इनका कल देहांत हो गया दोपहर 1:30 बजे। तो देश को एक बहुत बड़ी क्षति मिली, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सभी ने इनके लिए शोक संदेश दिया है। तो ध्यान रखिएगा, पद्म भूषण से सम्मानित थे। आपको पीटी फैक्ट में इस बार 69 के बीपीएससी में शायद मिल जाए, तो ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे तरीके से देख के जाइएगा। सारे चीज़ों को सुलभ शौचालय किया जाता है, यहाँ पे बातें सभी लिखी गई है। अब ये सब पीटी फैक्ट आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो होगा क्या करना है, अगर नहीं मिलेगा तो डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक सुलभ शौचालय लिखिएगा गूगल पर, सारे इतिहास इनके मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से की पॉइंट निकाल लीजिएगा। स्मार्ट वर्क कीजिए, फटाफट चीज़ों को कवर करने का प्रयास कीजिए। मैं बस हिंट दूंगा किस टॉपिक से आपको करना है, आपको सिलेक्शन का आधार वही बनाएगा। आपको पीटी में प्रश्न कहाँ से आएंगे, मेंस में प्रश्न कहाँ से आएंगे, इंटरव्यू के बोर्ड में कौन कौन से प्रश्न क्रिएट किया है, किस टॉपिक को प्रश्न के रूप में बनाया जा सकता है, इसका मैं हिंट्स दूंगा। बाकी चीज़ें आपको ही करनी है, क्योंकि आपको मेहनत करना है। बनी बनाई थाली में सब कुछ दिया जाता है, बस उसे किस तरीके से खाना है वो आप ही डिसाइड कीजिएगा ना। अब तो मैं आपके मुंह में डालूंगा तो यह अतिशयोक्ति हो जाएगी, यह बहुत एक्सट्रीम लेवल पर कार्य हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कुछ मेहनत करने का कोशिश कीजिए और लगातार कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जोश में आते हैं, जोश में आते एक दिन करते हैं, फिर 2 दिन के बाद वही स्थिति हो जाती है, और बाद में बोलते हैं कि सर क्लासेज अवेलेबल नहीं हो पा रही है, क्लासेज नहीं हो पा रही है। सामने वाला क्यों नहीं कर रहा है ये पहले समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। जितना रिस्पॉन्स आप लोग दीजिएगा, जितना आप पार्टिसिपेट आप लोग के द्वारा होगा, उतना मेरे द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। अब आप लोग ही
थक जाते हैं तो मैं भी थक जाता हूँ। तो डेली आप लोग कौन जितने रेगुलर स्टूडेंट हैं, कम से कम 20-25 स्टूडेंट रेगुलर तो देखते ही हैं ना। बाकी लोग तो कहानियाँ छोड़ दीजिए, बाकी लोग हम लोगों से ज़्यादा तेज है। उनका यूपीएससी भी उनका सिलेक्शन ऐसे ही रखा हुआ, पीसीएस भी सिलेक्शन ऐसे ही रखा हुआ। सुबह उठेंगे और कल उनका एग्जाम फाइनल सिलेक्शन हो जाए। उन लोगों की बात तो मैं कर ही नहीं रहा। जिनको डर है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उस डर को निकालने के लिए लगातार दोनों को प्रयास करें, मेरे तरफ से आपके तरफ से। अगर वैसे लोग भी अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे ये सब चीज़ें डाइल्यूट हो पाएंगी। सोच के देखिएगा, केवल डिमांड करने से नहीं हो जाता है। क्यों नहीं पेपर एनालिसिस हुआ सर, क्यों नहीं पेपर आया? अरे पेपर क्यों नहीं आया इसको सभी सोचे हैं? क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं वीडियो डाला जा रहा है? कुछ तकनीकी कारण हो सकता है, कुछ आपके द्वारा निर्धारित कारण। बस केवल क्या करते हैं, थैंक यू सर। ये सब चीज़ें नहीं होती है। मैं जिस उद्देश्य से दैनिक जागरण पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ लगातार 8 महीने से, क्यों कर रहा हूँ इसे समझिएगा। और बहुत ही कभी कभी दुख होता है, इस प्रकार से चीज़ें करने के बावजूद भी आप लोग क्या करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। चलिए कुछ बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा, विकसित भारत के निर्माण का झलक दिखाकर। ऐसा बात जो जगत प्रकाश नड्डा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके द्वारा की गई है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इस न्यूज़ को नहीं देखेंगे, यह देखेंगे भारत में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें देखिए, भारत सबसे पहले 2047 तक विकसित भारत बनेगा, संकल्प है। इसे लक्ष्य को लेकर अभिप्रेरित है। इस पॉइंट को आपको निकालना है। दूसरा निकालना, स्वतंत्रता का थीम क्या था। तो राष्ट्र पहले, हमेशा पहले। मैंने क्या बोला था? कुछ चीज़ों को मैं जो बोलता हूँ आप लोग सीरियस लेते नहीं हो। मैं अभी शुरू में ही बोला ना, जब विपक्ष के सहमति, विपक्ष का ना आना, राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो प्राथमिकता होता है उससे दूर जाना है ना। कि आपके वैचारिक प्रभाव के कितने भी क्यों नहीं एक दूसरे से विरोधी के तौर पर हो, आपको राष्ट्र सबसे पहले होना चाहिए, हमेशा पहले होना चाहिए, हर मुद्दे पर पहला होना चाहिए। तो यह चीज़ समझने का प्रयास करना है। यहाँ से स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भाषण दिया गया, प्राचीन संबोधन हुआ, ये सब चीज़ें तो आप लोगों को पता ही। देश में परिवारवाद, मुझे कहीं लग रहा है, कहीं कहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी का जो भाषण होगा वो लीक हो गया इन विरोधी पार्टियों को, जहाँ पर उनको लगा होगा परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद और तुष्टीकरण के नासुरों के मुक्त करने का ऐलान किया जाएगा। तो हो सकता है जो पहले से रहे हों अधिक परिवारवाद से जुड़े होंगे। ऐसा नहीं कि भाजपा परिवारवाद से नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं इनकार करता। ये भी बहुत से लोग परिवारवाद से जुड़े हैं, पर असर सामने किनका दिखता है सबसे ज़्यादा? अन्य पार्टियों में जो परिवारवाद का कॉन्सेप्ट है, तुष्टीकरण की राजनीति है, तो शायद इस वजह से लोग नहीं आए होंगे, अलग मैटर है। पर इसके बावजूद भी उनको जाना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्रीय एकजुटता का परिचायक होता है स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस, हम जो जब मनाते हैं। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है, इसे याद रखिएगा। सबका साथ, सबका साथ, सबका विश्वास पहले कॉन्सेप्ट आया था, उसके बाद सबका विश्वास जुड़ा, उसके बाद सबका प्रयास जुड़ा है। अब इस नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है। फिर अगले साल आएंगे प्रधानमंत्री, एक और नया कॉन्सेप्ट देंगे। देखिए, इस वर्तमान प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी खूबी यही हमको नजर आती है कि लोगों को है ना, लोगों को अपने कार्य और नीति से जोड़ने का जो इनके पास कला है ना, आपको जरूर सीखनी चाहिए। एक यूपीएससी एस्पिरेंट को यह जरूर सीखना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उन बातों को रखा जाता है जो जनता से जुड़ा हुआ। आप सोच के देखिए, सबका साथ, सबका विश्वास, तो ये किसकी बात की जा रही है? जनता की बात की जा रही है। सबका विश्वास किसकी बात की जाए? जनता का। सबका प्रयास, जनता का। अब देखिए, कार्य तो शासन प्रशासन ही करेगा ना, पर जनता को सबसे आगे ला के रखना, क्योंकि जनता से ही सारे शक्तियों का ओरिजिन होता है। तो यह कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ देता है, और यह कला आप में भी होना चाहिए। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपके पास भी होने चाहिए। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस के सीमावर्ती ग्राम पंचायतों को क्या है, प्रधानों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। जो हमारे सीमावर्ती गांव है, जो सीमावर्ती जो है ना गांव, आप उन गाँवों की बात हो रही जो किसी देश के सीमावर्ती गांव से हैं, उनको बुलाया गया था। उनको क्या बोला गया? प्रथम, भारत के अंतिम गांव नहीं बल्कि प्रथम गांव उनको बोला गया, ध्यान रखिएगा। अर्थात यहाँ पर बात की जा रही है केंद्र से दूर नहीं, केंद्र की ओर। ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, अर्थात केंद्र उन्मुख व्यवस्था की बात की जा रही है। इसे समझने का प्रयास कीजिए, तभी तो हम प्रथम इसे मानेंगे। यहाँ से बढ़ेंगे, यहाँ से बढ़ेंगे, तब केंद्र दिल्ली की ओर जाएंगे, नहीं तो दिल्ली से तो अंतिम होगा। अब पहले क्या होता था, यही अंतिम गांव बोला जाता था। मैं बार बार आप लोग को चीजें समझाता था पहले कि
अंतिम व्यक्ति नहीं होता है, जो वो वंचित वर्ग के सबसे निचले स्तर पर जो प्रथम व्यक्ति है उसे हमको ढूंढने की जरूरत है। क्योंकि जब भी होगा नीचे से स्टार्ट होगा, उसे हम 1 2 3 4 ऐसे नहीं बोलेंगे। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझने का बहुत भी व्यापक तरीके से इसका सूक्ष्म अवलोकन करने की जरूरत है। अब है इसके बाद बहुत सी योजनाओं का इनके द्वारा नाम लिया गया जो इस सम्मेलन में लोगों को बुलाया गया था। पहले इससे पहले हुआ नहीं करता था। पहले प्रधानमंत्री जो 14 के बाद जो स्थितियां बदली है, मैं खुले तौर पर ये बोला, ऐसा नहीं कि मैं मोदी भक्त हूँ, ठीक है ना। मैं शासन प्रशासन को वॉच करने वाला स्टूडेंट रहा हूँ ना, मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, लोक प्रशासन रहा है, तो मैं उन लोगों से अच्छे संकल्प के चीज़ों को समझा सकता हूँ जो शासन प्रशासन में व्यवस्थाओं को चेंज कर रहा है। जो एक औसत अन्य भी टीचर होंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल टीचर सभी जगह का अपना अपना विचार होता है, पर एक लोक प्रशासन वाला स्टूडेंट जो टीचर कभी रहा है, वो अपने अध्ययन अध्यापन में लोक प्रशासन को पढ़ा है, तो वो प्रशासन को किस एंगल से देख रहा है उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। 14 से पहले आप स्वयं आकलन कीजिएगा कि इस प्रकार के आयोजनों में जो इस प्रकार के गांवों के मुखिया होते थे उनको कभी बुलाया गया था, या किसी संगठन के सदस्य जो हुआ करते थे, किसान उत्पादक संगठनों के सदस्य मेंबर्स को बुलाया जाता था, या कौशल विकास योजना के प्रतिभागी जो शामिल हो रहे हैं उनको कभी बुलाया गया था, या श्रम योगी जो अमृत सरोवर के लिए जो काम करने वाले श्रम योगी अर्थात जो श्रम दे रहे हैं, फ्री का जो श्रम दे रहे हैं, स्वेच्छा से श्रम दे रहे हैं, क्या उनको कभी इस प्रकार की योजना आप नाम सुने होंगे जिसके आधार पर उन लोगों को बुलाया गया होगा। या सड़क सीमा निर्माण में काम करने वाले श्रमिकों को बुलाया गया। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति का नाम सुन रहे जो एलिट क्लास से है, सभी जो नीचे तबके के लोग हैं जो हमारे व्यवस्थाओं को निर्माण करने में काम करते हैं, उसको स्थापित करने में काम करते हैं, श्रमिक वर्ग, उनको बुलाया गया। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को बुलाया गया। सोचिए, देखिए, गांव से जुड़े हुए व्यक्तियों को बुलाया गया, नर्स मछुआरे को आमंत्रित किया गया। तो इससे बेहतर भारत निर्माण का कॉन्सेप्ट नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। विश्व में बिरले कोई ऐसा देश का ऐसा अवसर देखने को मिला होगा जो अपने देश के सबसे गरीब वंचित वर्गों को अपने राष्ट्रीय उत्सवों पर बुला रहा होगा। आप इसका आकलन कीजिएगा, अपने अपने तरीके से हो सकते हैं, या 2014 के बाद यह प्रवृत्ति बदली है। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसी अवसर पर जो कोरोना वॉरियर थे उनको सराहना किया गया था। जो स्वास्थ्य कर्मी, स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए कर्मी थे जो सफाई करते थे, उनके पैर धोए हैं, पैर धोया गया है उनके द्वारा। इसको बहुत से लोगों के द्वारा राजनीतिक स्टंट बताया गया, पर मेरे नजरिए में क्या था, यह बेहतर प्रशासन को स्थापित करने के एक नजीर पेश किया गया था कि जो वास्तविक हकदाता है उसे हक देने के अवसर होने चाहिए। जो आपको स्वच्छता के लिए प्रत्येक डे आपको कार्य कर रहा, उसके प्रति नर्म व्यवहार करे। जैसे आपके घर से कोई कूड़ा लेने आता है, आप सुनते हो घर से कचरा निकालो, गाड़ी आया, घर से कचरा निकालो, सुनते हैं गाना ना आप लोग, तो उसको इज्जत देने की बात यहाँ हो रही है। अगर उसे सम्मान दीजिएगा आप लोग, इसे कचरा वाला नहीं समझिएगा, सम्मान पूर्वक दीजिएगा, तो उसके कार्य दायित्व में भी बदलाव आएगा और प्लस एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, अगल बगल वो बैठ जाता था। मैं कहीं जा रहा था ट्रेन से, ठीक है ना, स्लीपर में मेरा टिकट था। जब मैं उसमें स्टडी करता था तो स्लीपर के बोगी में देखते हैं ना, गरीब लोग भी बैठ जाते हैं बाथरूम के बगल में। तो बाथरूम के बगल में बहुत भीड़ थी, तो क्या किया, कुछ गरीब लोग थे जो आपको स्टेशनों से कूड़ा नहीं उठाते, वो क्या हुआ कि एक बगल के खाली सीट था, जस्ट बाथरूम के बगल वाला जो बर्थ होता है, उस बर्थ में वो बैठ गया। तो उसके बगल के जितने लोग बर्थ के थे ना, वो हल्ला करने लगे। मैंने ये सोचा कि देश में क्या ऐसी स्थिति अभी भी है कि किसी के स्वभाव में ऐसा कार्य किया जा सकता है कि लोगों को डाइल्यूट करते हैं, पर वही व्यक्ति जब आपके घर का कूड़ा लेकर जाता है तो बोलते हो भैया मेरा कूड़ा लेकर जाओ। सोच के देखिएगा कितना मानो अपना सेल्फिशनेस दिखाता है किसी भी अवसरों पर, उसे कोई मौका मिले वो छोड़ेगा नहीं। तो इस व्यवहार को परिवर्तन किया गया था जब पैर धोया गया भारत के प्रमुख नेतृत्वकर्ता के द्वारा। जो
पैर धोने की प्रवृत्ति लाई गई तो लोगों में इन वर्करों के प्रति इज्जत के भाव बढ़े। तो यह होना भी चाहिए, प्रत्येक शासक प्रतिनिधियों को ऐसा करना चाहिए कि जो आम लोग हैं, जो आम विकास के लगते हैं पर भारत के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो यह समझिएगा आपके घर में अगर कूड़ा आपके घर में रखा हुआ है 10 दिन, उसमें पिल्लू लग जाता है, बहुत से बदबू करता है, अगर वो देश से बाहर निकाला, उसको सही उसका डायल्यूशन किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति का कितना योगदान रहता होगा। तो ये सब प्रकार से आपको समझने की जरूरत। देखिएगा बाकी कहानियां बहुत सी चीज़ है। अब हर गांव घर तक पहुंचाने के सकारात्मक बदलाव देखी जा रही है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के देश कार्य संस्कृति का हिस्सा बना है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले से भी समझाया गया है। फिर जो फ्रेजाइल 5 से टाइप 5 जो हम लोग आए हैं, यात्रा की है, भारत के नेतृत्व जो प्राप्त हुआ यह भी कहीं ना कहीं बेहतर है। अगले 5 वर्षों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, अभी 5 है तो तीसरी अर्थव्यवस्था अगले 5 वर्ष में बनेंगे। और हम बात करें अगले 60-70 तक के दशक की हम बात करें तो और भी स्थितियां बेहतर होगी। डीबीटी योजना बेहतर परियोजना को रूप में सामने आया, इससे भ्रष्टाचार कम हुए, चर्चा की गई है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, इनके संदर्भ को समझने का प्रयास करना है। क्लियर है? चलिए, एक इतिहास का काला दिन आज 16 अगस्त है। तो काला इतिहास का दिवस जिसमें मुक्ति दिवस मनाया गया था, और इसके कंसर्न को समझने का प्रयास कीजिए। हिस्ट्री के पेपर में आप लोग पढ़ते होंगे, जो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था, डायरेक्ट एक्शन प्लान लिया गया था, वो आज ही 16 मनाया गया, 16 अगस्त। इसमें कलकत्ता के नरसंहार भी हुए थे, द ग्रेट कलकत्ता किलिंग 16 अगस्त 1946 को हुआ था। अब भीड़ ने हिंदुओं को, उनकी संपत्तियों को हमला किया था, पूरे शहर को लूट लिया था, हत्या, भड़काऊ भाषण चाले हुए थे, जिसके बाद शासन व्यवस्थाएं जो थी, औपनिवेशिक शासन भारत में भारतीय नेताएं भी मजबूर हो गया कि कलकत्ता भारत को मुस्लिम वर्ग जो इस प्रकार से जो धर्म के आधार पर अपना परिवर्तन चाहते हैं, देश बंटवारा चाहते हैं, उनके लिए मौन स्वीकृति यहीं से मिल गई थी। तो ध्यान रखिएगा, इसके बीच जरूर आपको हम इससे कष्ट देते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इतिहास में आपसे पूछेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। 2047 तक 7 गुना होगी प्रति व्यक्ति आय। एसबीआई का एक रिपोर्ट आया है, कंसर्न लिया गया है कि आने वाले समय में हम क्या कहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके लिए देखिए एसबीआई ने क्या किया है कि बोला गया उनके द्वारा 2047 तक देश में आज़ादी का 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब भारतीय नागरिकों को औसत आय 15 लाख रुपये अर्थात $12,400 होंगे। और देश में इकोनॉमी की संभावना की जड़ी विस्तृत रिपोर्ट यह अपने एसबीआई ने 76वें वर्षगांठ के दिन जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में प्रति व्यक्ति आय लगभग $2500 है। ध्यान रखिएगा, $2500 को आपको वर्तमान के डॉलर से गुना भाग कर देना है, अब रुपये में पैसे आ जाएंगे। 2047 के 7 गुना हो जाएगा और यह बढ़कर 14.9 लाख रुपये हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, यह कहीं ना कहीं बढ़ते भारत के बढ़ते अर्थव्यवस्था का परिचायक होगा। इसके लिए बहुत सी चीज़ें बताई गई। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था शक्ति के रूप में उभरा, 27-28 भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरेगा। यह प्रधानमंत्री के द्वारा जो बातें की गई उसके आधार पर भी की गई है। ध्यान रखिएगा, 2047 तक कुल आबादी 161 करोड़ हो जाएंगे। देश में काम करने वालों की संख्या लगभग 52 करोड़ हो जाएगा, जिससे बढ़कर 72.5 करोड़ हो जाए, अर्थात लगभग हम लोग बात कर सकते हैं 75 करोड़ के आसपास जनसंख्या कार्यशील होगी। तो एक ह्यूज हमारे पास कामगार होंगे। और साथ में देखिए लोगों की जो कामकाज लोगों की संख्या 37 से बढ़कर 2047 में यह बढ़कर कितना हो जाएगा, 45% हो जाएगी। तो यह भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव मैसेज आएगा, इससे संसाधनों में वृद्धि होगी, यह बेहतर होगा। अब 1000 अरब डॉलर निर्यात लक्ष्य पाने में बाधाएं हटानी जरूरी है। भारत को 2030 तक निर्यात का 1000 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल करने के लिए अमेरिका, चीन, जापान जैसे विभिन्न देशों घरेलू निर्यातकों की पेश होने वाली गैर व्यापार बाधाएं, जिसे हम एनटीबी कहते हैं, उसे दूर करने की दिशा में तेजी से काम करना होगा। अर्थात डब्ल्यूएचओ में इससे संबंधित जो कंसर्न है उसको भारत सुलझाने का प्रयास कर रहा है। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनोवेशन अपनी रिपोर्ट में निर्यात पर गैर व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए 2 तरफा रणनीति अपनाने की बात की, जहां पर हम लोग बात कर सकते हैं इसके संदर्भ में डब्ल्यूटीओ के मंचों पर उठा सकते हैं। तो आयात निर्यात को क्या करना है, निर्यात को बढ़ावा देना है, आयात को कम करना। इसके लिए हम 2030 तक की रणनीति के साथ काम कर सकते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब भारत दुगना हुआ रूस का भारत आयात, तो ये वार्षिक ना होकर यह छमाही पर आधारित है। और जैसे ही कोरोना आपको ये रूस यूक्रेन युद्ध हुआ उसमें हम रूस में जो
सस्ते दरों पर हमें चीज़ अवेलेबल करा था। इसके आधार पर हमने क्या किया, उनसे बहुत सी चीज़ों को अपने देश में आयात किया, अर्थात हमने लाभ अधिक अर्जित किया है। हालांकि आंकड़े परिवर्तित जरूर दिख रहे होंगे, पर हमें उनसे लाभ अधिक हुआ, क्योंकि कम दरों पर उसने हमें सारी चीज़ों को मुहैया कराया। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ क्या करना है आपको, जाके एक और भी चीज़ें ध्यान, नीचे आ जाते हैं हम लोग, नीचे आ जाते, ये सन ऑफ अर्थ चीन में बनाया गया पीटी फैक्ट के तौर पे इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सन ऑफ अर्थ का जो जिंकाओ में गोबी रेगिस्तान में बनाया गया सोते हुए बच्चे की विशाल मूर्ति है। तो ये आपको पीटी फैक्ट के तौर पर पूछ सकता है इसका और कहाँ पर यह बनाया गया, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं नए वीडियो एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।